तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर या यूं कहें कि बदनाम चीज के बारे में, कैंथरेड्स। अब शायद ये नाम सुनकर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, लेकिन अगर मैं कहूँ स्पैनिश फ्लाई तो मुझे लगता है सबके कान खड़े हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे हाथ एक दस्तावेज लगा है cantharids.pdf, जो इसके असर के बारे में बताता है। और यकीन मानिए, जो कुछ इसमें लिखा है वो हमारी आम धारणा से बिल्कुल अलग है। आज हम इसी दस्तावेज की गहराइयों में उतरेंगे और पता लगाएंगे कि ये स्पैनिश फ्लाई का सच आखिर है क्या। और ये जानना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि स्पैनिश फ्लाई का नाम सदियों से किस्से, कहानियों और मिथकों से जुड़ा रहा है, खासकर एक कामोद्दीपक यानी एफ्रोडिजियाक के तौर पर। लेकिन ये दस्तावेज हमें एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो कहीं ज्यादा डरावनी हकीकत दिखाता है। हाँ, ये कोई रोमांटिक कहानी नहीं है। नहीं, ये एक मेडिकल केस स्टडी जैसी लगती है। बिल्कुल। दस्तावेज की पहली ही लाइन में एक ऐसी बात लिखी है जिसने मुझे चौंका दिया। उसमें लिखा है कि कैंथेरिडीज शरीर के हर हिस्से में, अंदर और बाहर, एक कच्चा, दर्दनाक और जलन वाला एहसास पैदा करता है, और उसके साथ बहुत ज्यादा कमजोरी भी होती है। और फिर इसमें एक बहुत ही रहस्यमय लाइन आती है जिसमें एक लक्षण को कैंथेरिस का लाल धागा यानी द रेड स्ट्रैंड कहा गया है। ये लाल धागा सुनने में बड़ा अजीब और काव्यात्मक सा लगता है। इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई मुहावरा है या इसका कोई असली शारीरिक मतलब है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यही लाल धागा ही आप कह सकते हैं पूरे दस्तावेज का सार है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, बल्कि उस सबसे मुख्य और दर्दनाक लक्षण की ओर इशारा है जो इस पदार्थ को परिभाषित करता है। दस्तावेज कहता है, जलन वाला दर्द और पेशाब करने की असहनीय इच्छा सभी सूजन संबंधी बीमारियों में कैंथेरिस का लाल धागा है। ओह। तो ये सीधे सीधे हमारे यूरिनरी सिस्टम मतलब मूत्र प्रणाली को इस पूरी कहानी के केंद्र में रख देता है। पेशाब करने की असहनीय इच्छा, ये सुनने में जितना आम लगता है, मुझे नहीं लगता दस्तावेज इसे उस तरह से बयान कर रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो असहनीय शब्द यहाँ बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। दस्तावेज में इसका जिक्र अविश्वसनीय बारीकी से है। ये बताता है कि मरीज को लगातार मतलब हर पल पेशाब करने की तीव्र इच्छा होती है। हर पल? हाँ, लेकिन जब वो कोशिश करता है तो सिर्फ कुछ बूंदें ही निकलती हैं, और वो भी खून से सनी हुई। हर बूंद के साथ जलन और काटने जैसा दर्द होता है। कल्पना कीजिए, शरीर आपसे कुछ करने को कह रहा है, लेकिन हर कोशिश का नतीजा सिर्फ और सिर्फ दर्द है। और अरे हाँ, इसमें एक और बात लिखी थी जिसने मुझे हैरत में डाल दिया। लिखा है कि कम मात्रा में पानी पीने से भी मूत्राशय का दर्द बढ़ जाता है। आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि पानी पीने से ऐसी जलन में आराम मिलता होगा। सही बात है, और यही तो इस पदार्थ की क्रूरता है। मूत्राशय और मूत्रपथ इतने ज्यादा सूझे हुए और संवेदनशील हो जाते हैं कि पानी की एक बूंद भी उन्हें और ज्यादा उत्तेजित कर देती है। मतलब जैसे किसी जले हुए घाव पर कुछ डालना। एकदम सही। बस यहाँ वो घाव शरीर के अंदर है। ये दस्तावेज हमें बता रहा है कि ये सिर्फ एक मामूली जलन नहीं है, ये मूत्रपथ पर एक हिंसक हमला है। और ये जलन सिर्फ मूत्रपथ तक ही सीमित नहीं है ना? दस्तावेज को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि ये लाल धागा भले ही मूत्र प्रणाली से शुरू होता हो, पर ये पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लेता है। वही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। मूत्राशय तो बस इसका आप कह सकते हैं ग्राउंड जीरो है, जहां से ये तबाही शुरू होती है। दस्तावेज दिखाता है कि ये जलन एक चेन रिएक्शन की तरह पूरे शरीर में फैल जाती है। अच्छा। उसमें एक लाइन है, सभी भागों की अति संवेदनशीलता। इसका मतलब है कि शरीर का हर हिस्सा, हर अंग दर्द को बहुत ज्यादा महसूस करने लगता है। एक हल्का सा स्पर्श भी असहनीय हो सकता है। और फिर रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग का भी जिक्र है, नाक, मुंह, यहाँ तक कि आंतों से भी। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि जलन अब सिर्फ सतह पर नहीं है, बल्कि शरीर के अंदरूनी परतों मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन्स को भी गला रही है। ये वही नाजुक परतें हैं जो हमारे मुंह, नाक, पेट और आंतों के अंदर होती हैं। और जब वो जलने लगती हैं तो खून रिसना शुरू हो जाता है। और फिर दस्तावेज में एक और लक्षण का जिक्र है जो इस पूरी सिस्टेमिक फेलियर की कहानी को और पुख्ता करता है, हर चीज से घृणा। हाँ, ये भी बहुत अजीब था। खाना, पीना, यहाँ तक कि तंबाकू से भी नफरत। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। जब हर अंग में आग लगी हो तो शरीर की सारी ऊर्जा उस आग से लड़ने में लग जाती है। पाचन जैसी प्रक्रियाएं जो सामान्य समय में जरूरी होती हैं, उस वक्त एक बोझ बन जाती हैं।
अच्छा। कुछ भी मिनल्ले का मतलब है उस जली हुई अंदरूनी परत को और ज्यादा तकलीफ देना। इसलिए शरीर हर बाहरी चीज को अस्वीकार करने लगता है। ये शरीर का कहने का तरीका है, बस अब और नहीं। दस्तावेज में पाचन तंत्र के बारे में जो वर्णन है वो तो पढ़कर ही सिहरन होती है। उसमें लिखा है, सफेद या हल्का लाल सख्त बलगम का मल के साथ निकलना, जैसे कि आंतों से खुरचन निकली हो जिसमें खून की धारियां हों। आंतों से खुरचन, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। ये भाषा बहुत ग्राफिक है, लेकिन ये बिल्कुल सटीक है। यह हमें याद दिलाता है कि यह दस्तावेज शायद कोई आधुनिक क्लिनिकल रिपोर्ट नहीं है, बल्कि उस दौर से है जब लक्षणों का वर्णन बहुत ही विवरणात्मक और मरीज के अनुभव पर आधारित होता था। खुरचन शब्द से हमें उस अंदरूनी तबाही का अंदाजा लगता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर अपने ही अंगों को अंदर से खुरचकर बाहर फेंक रहा हो। ये सिर्फ सूजन नहीं है, ये ऊतकों का विनाश है। और ये सिर्फ पाचन तंत्र तक ही सीमित नहीं है। नहीं, श्वसन प्रणाली में भी चिपचिपे बलगम का जिक्र है, जो दिखाता है कि फेफड़े भी इस हमले से अछूते नहीं हैं। तो अब तक की तस्वीर यह है, एक पदार्थ जो शरीर में घुसकर पहले मूत्र प्रणाली पर हमला करता है और फिर वहां से एक आग की तरह हर अंग में फैल जाता है, जिससे अंदरूनी रक्तस्राव, असहनीय दर्द और पूरे सिस्टम का ठप पड़ जाना होता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी वजह से ये इतना बदनाम है, कामेच्छा यानी सेक्सुअल डिजायर। दस्तावेज इसके बारे में क्या कहता है? क्योंकि आम धारणा तो यही है कि ये उसे बढ़ाता है। हाँ, और दस्तावेज इस बात को मानता भी है, लेकिन जिस तरह से वो इसका वर्णन करता है वो किसी के भी मिथक को चकनाचूर कर देगा। उसमें लिखा है कि दोनों लिंगों में यौन इच्छा में जबरदस्त वृद्धि होती है, इतनी ज्यादा कि नींद तक नहीं आती। तो ये तो धारणा से मेल खाती है बात। बस यही तक। इसके बाद एक बहुत बड़ा लेकिन है। और वो लेकिन क्या है? वो लेकिन ये है कि इस इच्छा का आनंद या सुख से कोई लेना देना नहीं है। यह एक दर्दनाक, हिंसक और अनियंत्रित उत्तेजना है। पुरुषों के लिए दस्तावेज में अत्यधिक दर्द के साथ हिंसक प्रायपिज्म शब्द का इस्तेमाल हुआ है। प्रायपिज्म, ये क्या होता है? इसे थोड़ा समझाएंगे? प्रायपिज्म एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें एक लंबा, लगातार और बेहद दर्दनाक इरेक्शन होता है, जिसका यौन उत्तेजना से कोई संबंध नहीं होता। ओह, ये तो एक मेडिकल इमरजेंसी हुई। बिल्कुल। तो जो चीज स्पेनिश फ्लाई कर रही है वह यौन इच्छा को नहीं, बल्कि जननांगों में रक्त वाहिकाओं को हिंसक रूप से उत्तेजित कर रही है, जिससे असहनीय दर्द होता है। दस्तावेज में आगे खूनी रात्रि उत्सर्जन यानी ब्लडी नॉक्टर्नल एमिशंस का भी जिक्र है। ये किसी भी तरह से सुखद अनुभव नहीं हो सकता। तो जो चीज एक कामोद्दीपक के तौर पर मशहूर है, असल में वो इतनी दर्दनाक और हिंसक है। इन दोनों बातों में तो जमीन आसमान का फर्क है। ये मिथक बना कैसे होगा फिर? ये एक दिलचस्प सवाल है। शायद इसकी वजह उत्तेजना और जलन के बीच के महीन फर्क को न समझ पाना हो। कैंथेरिडी जननांग क्षेत्र में तीव्र जलन और रक्त प्रवाह पैदा करता है। हो सकता है कि प्राचीन काल में इस शारीरिक प्रतिक्रिया को गलती से यौन उत्तेजना मान लिया गया हो। मतलब लोगों ने सिर्फ बाहरी लक्षण देखा। हाँ, उत्तेजना, लेकिन उसके साथ जुड़े असहनीय दर्द को नजरअंदाज कर दिया या उसे गलत समझ लिया। यह दस्तावेज उस मिथक के पर्दे को हटाता है और हमें दिखाता है कि ये उत्तेजना असल में शरीर की एक दर्द भरी चीख है, सुख का संकेत नहीं। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। और ये जलन सिर्फ शरीर के अंदर ही नहीं है, दस्तावेज बताता है कि इसका असर त्वचा पर भी बहुत भयानक होता है। बिल्कुल, यह इस पदार्थ की प्रकृति को और स्पष्ट करता है। जो आग अंदर लगी है वो बाहर भी दिखती है। दस्तावेज में वेसिकुलर एरेजी पैलेस का उल्लेख है, जिसे हम आम भाषा में फफोलेदार दाने कह सकते हैं। फफोलेदार दाने? हाँ, इसमें कहा गया है कि पूरे शरीर पर फफोले निकल आते हैं, जिनमें जलन होती है, दर्द होता है और बाद में मवाद भर जाता है। मतलब जो चीज अंदरूनी नाजुक परतों के साथ कर रही है वही असर बाहर त्वचा पर भी दिखता है, जैसे शरीर अंदर और बाहर दोनों तरफ से जल रहा हो। एकदम सही। ये एक तरह का केमिकल बर्न है जो अंदर से बाहर की ओर काम कर रहा है। और यहाँ एक और दिलचस्प कनेक्शन है जो दस्तावेज बनाता है। क्या? ये कैंथरस के असर की तुलना धूप से जलने यानी सनबर्न से करता है। इसमें सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से होने वाले एरिथेमा का जिक्र है। ये हमें बताता है कि जलन का एहसास और त्वचा की प्रतिक्रिया वैसी ही है जैसी तेज धूप में जलने पर होती है। और फिर दस्तावेज में जलने पर इसके इस्तेमाल के निर्देश भी दिए गए, जो मुझे थोड़ा विरोधाभासी लगा।
जो चीज खुद जलने का कारण बन रही है, उसे जलने के इलाज के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और ये हमें इस दस्तावेज की उत्पत्ति के बारे में एक सुराग देता है। इसमें बिना कटी और कटी हुई त्वचा के लिए अलग-अलग निर्देशों का जिक्र है। एक के लिए अल्कोहल वाला घोल और दूसरे के लिए उबला हुआ या आसुज्जन। ये तरीका जैसे को तैसा वाले सिद्धांत पर आधारित है, जो होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का एक केंद्रीय सिद्धांत है। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंतुर, यानी लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स। अच्छा। इस सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ एक स्वस्थ व्यक्ति में कुछ लक्षण पैदा कर सकता है, वही पदार्थ कम मात्रा में दी जाने पर उन्हीं लक्षणों वाली बीमारी का इलाज भी कर सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये दस्तावेज शायद किसी होम्योपैथिक टेक्स्ट से लिया गया है, जहां कैंथेरिस को जलने और मूत्रपथ की समस्याओं के इलाज के लिए एक संभावित दवा के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि ये खुद भी वैसे ही लक्षण पैदा करता है। बहुत हद तक यही संभावना है। ये उस दौर के चिकित्सा विज्ञान की एक झलक देता है, जहां लक्षणों के पैटर्न को समझना और फिर उन पैटर्न से मेल खाने वाले उपचार खोजना एक मुख्य तरीका था। वे कारण और प्रभाव को एक अनोखे नजरिए से देख रहे थे। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? हमने स्पैनिश फ्लाई के एक सनसनीखेज मिथक से शुरुआत की थी, लेकिन ये दस्तावेज उस कहानी को पूरी तरह से पलट देता है। ये किसी आनंद या उत्तेजना की नहीं, बल्कि शरीर के हर सिस्टम पर एक हिंसक और दर्दनाक हमले की कहानी है। और वो लाल धागा जो हमने शुरू में सोचा था कि एक रहस्य है, वो सिर्फ पेशाब की जलन नहीं है, बल्कि वो एक सुराग है जो हमें दिखाता है कि यह पदार्थ शरीर की हर नाजुक परत को, चाहे वो अंदर हो या बाहर, कैसे जलाता है। बिल्कुल। ये दस्तावेज हमें एक पदार्थ के मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का एक असाधारण रूप से विस्तृत, लगभग काव्यात्मक लेकिन क्रूर वर्णन देता है। आंतों की खुरचन। हाँ, आंतों की खुरचन जैसे ग्राफिक विवरण से लेकर बाहरी त्वचा पर धूप की जलन तक, ये शरीर की सभी अलग अलग प्रणालियों में दिखने वाले लक्षणों को जलन और सूजन के एक ही केंद्रीय धागे में पिरोता है। यह हमें दिखाता है कि शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम का एक जटिल जाल है और एक हिस्से पर हुआ हमला कैसे पूरे शरीर में तबाही मचा सकता है। इस पूरी चर्चा ने मुझे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ला खड़ा कर दिया है। दस्तावेज के अंत में कुछ और पदार्थों का जिक्र है जिन्हें कैंथेरिस के समान बताया गया है, जैसे एपिस, मधुमक्खी का जहर, आर्सेनिकम मतलब आर्सेनिक, और मर्क्यूरियस यानी पारा। ये सभी अपने आप में बहुत शक्तिशाली और खतरनाक पदार्थ हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। उस चिकित्सा प्रणाली के नजरिए से जहां से ये दस्तावेज आया है, इन सभी अलग अलग पदार्थों में ऐसी क्या समानता थी? कौन सा सामान्य सिद्धांत या गुण उन्हें एक साथ जोड़ता था? एपिस का डंक भी तो जलन और सूजन पैदा करता है। सही बात है। आर्सेनिक और पारे की विषाक्तता भी शरीर में जलन, दर्द और पाचन तंत्र में गंभीर समस्याएं पैदा करती है। तो क्या ये संभव है कि उस समय के चिकित्सक बीमारियों को उनके आधुनिक नामों, जैसे कि नेफ्राइटिस या गैस्ट्राइटिस, से नहीं, बल्कि लक्षणों के समूह या पैटर्न से पहचानते थे, जैसे जलन वाला पैटर्न, ऐंठन वाला पैटर्न या रक्तस्राव वाला पैटर्न? बिल्कुल। और फिर वे उन पदार्थों को खोजते थे जो उसी पैटर्न के लक्षण पैदा करते हों, ताकि उनका इलाज किया जा सके। ये हमें उस समय की मेडिकल सोच को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका देता है ना? हाँ, ये सिर्फ कैंथेरिस के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि इंसान ने सदियों से शरीर की तकलीफों को समझने और वर्गीकृत करने की कोशिश कैसे की है।